नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी चैप्टर 15 दाज्यू। दाज्यू का मतलब है बड़ा भाई और उसका साहित्य प्रकार है कहानी और उसके लेखक का नाम है शेखर जोशी। हमने पात्र परिचय, कथा वस्तु और कहानी की बहुत सारी चर्चा की है। उसके पात्र है जगदीश बाबू, मदन और उसका सहपाठी हेमंत। इन तीनों पात्र के आसपास कहानी घूमती रहती है। बाल मनोवैज्ञानिक मतलब कि बचपन के कुछ ऐसा अनुभव बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास में कहीं ना कहीं बाधक होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न शेखर जोशी जी ने किया है कि हम भी बच्चे हैं तो हमारे जीवन में भी कोई ऐसी घटना ना हो, ऐसी चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि दाज्यू और दाज्यू मतलब कि जगदीश बाबू और मदन के व्यवहार में बहुत तेज़ी आती है। जब भी काफ़े में जगदीश बाबू पहुंचता है तो दाजू दाजू कहकर उसकी बहुत सेवा चाकरी मदन करता है। और एक दिन जगदीश बाबू का मध्यम वर्गीय संस्कार जो है वह जाग उठता है और हमने उसे दाजू शब्द का जो पुनरावर्तन होता था, आवृत्ति होती थी, वह उसे अच्छा नहीं लगने लगा और एक दिन वह मदन को बोल देता है कि क्या लगा रखा है दाजू दाजू। और इस प्रकार वह किसी की प्रेस्टीज का भी आप ख्याल नहीं रखते, मतलब कि प्रतिष्ठा का भी आप ख्याल नहीं रखते, कहीं भी जाओ दाजू दाजू करते रहते हो। और दाजू प्रेस्टीज का शब्द का ख्याल भी शायद मदन को आया नहीं हो कि इसका मतलब क्या होता है, फिर भी मदन इशारा में समझ जाता है, बहुत दुखी होता है। हमने यहाँ तक कहानी की चर्चा की थी और इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए और अंतिम चरण में हम बातें करेंगे, ठीक है। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया मतलब कि बहुत गुस्से हो गया कि दाजू दाजू बारंबार या दाजू दाजू शब्द की आवृत्ति बार बार करने के बाद जगदीश बाबू को लगा कि उसकी प्रेस्टीज मतलब कि हम कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। और हम को खंडित होते हुए उन्होंने एक दिन जब मदन को बोल दिया कि क्या लगा के रखा है प्रेस्टीज, और उसके कारण मदन के ऊपर जगदीश बाबू बहुत क्रोधित हो गए, तमतमा गए। शब्दों पर अधिकार नहीं रहा, इतने तमतमा गए कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल करें, शब्दों पर भी अधिकार जगदीश बाबू के ऊपर नहीं रहा। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं आया कि प्रेस्टीज शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका भाव क्या होता है, वह भी मदन समझ नहीं पाया, ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया कि मदन ने जगदीश बाबू की भाषा, उसके हाव भाव, उसके क्रोध के कारण क्या कहना चाहते हैं, सारी चीज़ें वह मदन समझ गया। प्रेस्टीज का मतलब समझा नहीं, लेकिन उसके हाव भाव के हिसाब से वह जगदीश बाबू क्या कहना चाहते हैं वह अच्छी तरह से समझ गया। अब मदन के व्यक्तित्व के ऊपर या उसकी मानसिकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। देखो, मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी कि जगदीश बाबू का इस प्रकार का जो व्यवहार था, वो व्यवहार मदन के व्यक्तित्व के ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर गहरी चोट डाल के गया। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर रोता रहा कि मैनेजर से बात की कि मेरा आज सिर दर्द है, और वह सिर दर्द का बहाना करके होटल से चला गया और अपनी कोठरी, अपने रूम में जाकर वह सिसकियां भरना, सिसके मतलब कि चुपके बहुत रोया, सिसकियां भर के रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था कि घर से बहुत दूर रहने के कारण जगदीश बाबू के साथ एक आत्मीय संबंध बनाए रखना मदन का स्वाभाविक ही प्रदर्शन था, या स्वाभाविक ही था कि वह अपनेपन की भावना, या अपने गांव का भी कोई मिल जाए तो उसे अपनेपन की भावना स्वाभाविक था, क्योंकि मदन एक बच्चा था, बालक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे पिता की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी की
आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। कि मदन इतना भावुक हो गया कि लगा कि मदन के साथ जगदीश बाबू का जो व्यवहार था, कठिन व्यवहार, उससे मदन को ऐसा लगा कि मुझे माँ की गोद से, बहन का प्यार से और भाई का जो स्नेह से, इन सारी चीज़ों से मुझे अलग कर दिया गया हो। मतलब कि इतना आघात लगा। लेकिन जहाँ पर भाव होता है वहाँ दूसरी सारी चीज़ें इतनी, या हम कह सकते हैं कि जो भावुकता है, हमारा जो भावुकता जो है वो हमेशा स्थायी नहीं रहता, वह थोड़े समय के बाद बदल जाता है। यहाँ पर भी यही होता है। देखो कि इतने आघात के बाद भी मदन ने स्वस्थता प्राप्त कर ली और फिर से अपने काफे में पहुंच जाता है। रो रो कर जो अपना दर्द था वह निकाल दिया। स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। कि कठिन परिस्थितियों में, अगर मदन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, अपनी जो वेदना थी, अपना जो दर्द था, उन्होंने आंखों के रास्ते, मतलब रो रो कर जो वेदना थी वो निकाल दिए। लेखक यही कहना चाहते हैं कि हम ऐसी भावुक परिस्थितियों में कोई निर्णय करें, इससे बेहतर है कि भावुकता से हम बाहर निकले, अपने अंदर जो दुख है, वो दर्द है, वो रो रो के निकाल दे, फिर अगर कोई डिसीजन लो तो वह विवेकपूर्ण हो सकता है। तो यही भावुक क्षणों से अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण हो सकते हैं। भावुक परिस्थितियों से निकलकर हमें कोई और परिस्थितियों में डिसीजन ले तो वो अच्छा हो सकता है, ऐसा लेखक कहना है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। कि मदन पहले की तरह, पूर्ववत मतलब पहले की तरह, फिर से काफी में जुड़ गया और काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो जाती है। जगदीश बाबू का जो बचपन का सहपाठी मित्र था हेमंत, उससे दूसरे दिन जब कैफे में जगदीश बाबू पहुंचा तब उसकी मुलाकात हो जाती है। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। कि जैसे जगदीश बाबू कैफे पहुंचा तो जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन मदन भी थोड़ा चालाक है, उससे दूर दूर रहने का प्रयत्न करने लगा। क्यों? क्योंकि फिर से उसका अपमान न हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। कि पहली बार इशारा किया, मदन नहीं पहुंचा, दूसरी बार इशारा किया तब मदन जगदीश बाबू के पास पहुंचा। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाओ दाजू कहा, कि मुस्कान भी नहीं थी, क्या लाओ, क्या सेवा करूं, यह भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। कहा स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु अब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों परिचित हो। पहले क्या हुआ करता था कि जैसे ही जगदीश बाबू काफी पहुंचते थे उसके लिए चाय नाश्ते आदि की व्यवस्था खुद यह मदद कर देता था। लेकिन उसके कठिन व्यवहार के कारण, जगदीश बाबू के कठिन व्यवहार के कारण जब दूसरी बार जगदीश बाबू काफी पहुंचता है तो मदन को इशारा करने पर भी वो पहुंचता नहीं, दूसरी बार इशारा करता है तब पहुंचता है और मदन स्वयं उससे कुछ नहीं कहता। स्वयं जगदीश बाबू को डिसीजन लेना पड़ रहा है कि उसे क्या चाहे नाश्ते में चाहिए, क्या खाने में चाहिए। और निराश होकर मदन यही कहता है कि लाया साहब, अब दाजू शब्द का इस्तेमाल मदन नहीं कर रहा, यह यहाँ पर नोट करने वाली बात है। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु अब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब, जो देखो लाया साहब कहकर दाजू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। कि जगदीश बाबू और मदन अपरिचित व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगे। मदन ने भी दाजू शब्द अपने मानसिकता से, अपने मुंह से निकालना बंद कर दिया है। शायद पहाड़ियाँ है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हेमंत जो सहपाठी मित्र है जगदीश बाबू ने, वह जगदीश बाबू का मित्र है, उन्होंने अनुमान लगाया कि यह लड़का जो है शायद पहाड़ी लग रहा है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया, वार्तालाप का विषय ही बदल दिया, थोड़ा सा उत्तर दिया रूखा सूखा, मतलब कि कुछ इंटरेस्ट के बिना उन्होंने हेमंत को जवाब दिया और वार्तालाप जो कथा चल रही थी, जो कहानी चल रही थी, उसका विषय ही बदल दिया। इसने जगदीश बाबू ने। मदन चाय ले आया था, क्या तुम्हारा लड़के, हेमंत ने पूछा।
मदन चाय ऐसे ही चाय लेके आया। हेमंत ने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारे लड़के? हेमंत ने एहसान से पूछा। कुछ क्षणों के पर गंभीर मौन छा गया कि कुछ समय के लिए जैसे हेमंत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, सारी परिस्थिति गंभीरता में गरकाव हो गई। अब क्या होता है, जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी कि मदन की आंखों के सामने जो भूतकाल था, अपनी अतीत की जो घटनाएं हैं वो सारी के सारी अपनी आंखों के सामने आने लगे। किसके? मदन के। फिर भी वो चुपचाप रहा। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछा था कि इससे पहले जगदीश बाबू ने होटल में पहली बार जब मुलाकात हुई, ऐसे ही जैसे आज हेमंत ने उसका नाम पूछा है, वैसे ही जगदीश बाबू ने नाम पूछा था। वह ये सारी परिस्थितियों को मदन अपने मानसिक रूप से सोचने लगा। फिर दाजू, आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की पेस्टिज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें कि नाम पूछा, फिर संबंध बनाए, फिर अंत में आपने पेस्टिज का ख्याल नहीं रखा। मतलब कि दोस्ती से, व्यवहार से और अंत में जब पेस्टिज की बात, अहम की बात और गुस्से होने की बात, सारी घटना जो है ये सारी घटना दोस्ती से लेकर दोस्ती टूटने तक मदन के दिमाग में चल रही है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा मतलब बहुत क्रोधित हो जाएगा। ये जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। मदन को लगा कि अब गुस्सा होने वाला है। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? हेमंत जो है सहपाठी मित्र है जगदीश बाबू का। उन्होंने फिर से मदन का नाम पूछने का प्रयत्न किया कि क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। और जब मदन ने कहा कि मुझे यहाँ पर बॉय कह के पुकारते हैं, मेरा नाम बॉय साहब, मुझे सब बॉय कहते हैं, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। आवेश मतलब गुस्से में मदन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन कुछ न कह पाया, कुछ न कर पाया और मुड़कर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। और ऐसी परिस्थिति में उसका चेहरा अधिक सुंदर दिखने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमारी कहानी थी कि यहाँ पर जो केंद्रावती विचार है, बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखकर लिखी गई यह कहानी बहुत बढ़िया और प्रभावशाली है। आप भी ख्याल रखें कि अपने जीवन में कोई ऐसी घटना न हो जाए कि आपकी जो जीवन की विकास की गति है उसके कहीं बाधा हो जाए। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, यहाँ पर जो उपसर्ग है जरा देखिएगा और लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रत्यय है और स्वाध्याय में भी पहला, दूसरा, तीसरा ये सारे प्रश्न लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है समाप्त होती है। अस्तु।